हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस बाय सोनी सर। आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक जो कि बच्चों का एक डाउट टॉपिक है। ठीक है, मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आया हूँ बीएससी टॉपिक्स की। ठीक है, जिसमें आपको जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए मुझसे पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। देखो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कंजर्वेटिव फोर्स आना चाहिए। ठीक है, जो आपको आता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वी नो दैट F इक्वल टू मैंने इसका डेल यू फंक्शन ऑफ x अपॉन में x। ओके, या हम कहें F वेक्टर इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U। ओके, देखिए हमें इस फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए इसी फोर्स से निकलता है इसका कर्व। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या माना गया है, फंक्शन ऑफ x माना गया है। तो u का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mgx। आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसका मास और जो वैल्यू है g की वो आमतौर पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो u डिपेंड किस पे करेगा, x पे करेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों होता क्या है रियल लाइफ में, वो ध्यान दीजिए। अगर हम देखें थ्योरी पार्ट, कौन सा पार्ट, थ्योरी, मतलब थ्योरी को अपन देखते हैं तो x की वैल्यू को हम जब बढ़ाएंगे तो u की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे हमने क्या रखा है, u फंक्शन ऑफ x रखा है, तो x को बढ़ाने से u भी बढ़ेगा। तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। जैसे मैंने इतनी वैल्यू को बढ़ाया, इतना सा x की वैल्यू को, तो u में कितना इंक्रीमेंट होगा, इतना। फिर और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। ठीक है, पर देखो बच्चों प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, हर ऑब्जेक्ट की एनर्जी एक लिमिटेड टाइम तक क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, बाद में कंफर्म क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू होती है, चाहे वो बहुत कम क्यों ना हो। ठीक है, भी आप इसको देखिए, अगर ये कर्व अगर प्रैक्टिकली सही होता तो उसका मीनिंग क्या है कि अगर एक्स क्या होता है, इन्फिनिट होता, तो एनर्जी भी क्या होती है, इन्फिनिट होती। जबकि बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है हमेशा इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर एनर्जी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरेटिकल जो ग्राफ है, जो आपको लग रहा है कि ऐसा बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनता। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कर रखा है, ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पे माना है u फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे हमने क्या माना है, x, यहाँ पे कितना देगा, ओरिजिन o। ठीक है, अब देखो बच्चों आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स के अंदर, ये जो टर्म है ये आपको क्या देगी, स्लोप देगी बच्चों, स्लोप, ढाल देगी। ठीक है, तो क्या होगा, डी, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, dy बाई dx से कंपेयर कर सकते हैं स्लोप के लिए। ठीक है, देखिए अगर ये जो स्लोप है, अगर ये जो डेल यू बाई डेल एक्स है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो फोर्स कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा भी। अगर ये सिंगल टर्म पॉजिटिव है, इस टर्म का आंसर पॉजिटिव आ रहा है मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में, तो एफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसी तरीके से पॉइंट नंबर ए हो गया, ये पॉइंट नंबर बी, अगर डेल यू बाई डेल एक्स कैसा होगा, नेगेटिव आया मान लीजिए, क्या है, नेगेटिव, तो फोर्स कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। देखिए कैसे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको हमने ग्राफ में कैसे हमने शो किया, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे कर्व में। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया नीचे तरफ। आप चाहो तो क्या कौन सा ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो पॉइंट को। ठीक है, कर्व का ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, इनिशियली कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने मान लीजिए पॉइंट P1 से मैंने शुरुआत की, किसकी, कर्व की। तो मैंने पॉइंट P1 से एक कर्व बनाया जो नीचे की तरफ है। तो आपको पता है आपके पास मैथमेटिक्स है, अगर मैं कर्व नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा तो डेल यू बाई डेल एस का जो स्लोप है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव होने से फोर्स कहाँ जाएगा, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब पॉजिटिव एक्स कहाँ पे है, इस तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, P1 से मान लीजिए हम कहाँ तक पहुंचे, P2 तक। तो इस पूरे कर्व के अलोंग फोर्स हमेशा वर्क करेगा किस तरफ, इस तरफ।
ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से मान लीजिए P2 को मैंने कहाँ P2 से मैंने कर्व को आगे बढ़ाया, ऊपर की तरफ मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। मान लीजिए P2 की तरफ से एनर्जी एकदम से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मान लें एक बार, और यहाँ मेरे पास पॉइंट P3 आ गया। तो देखिए अब P2 से P3 जो कर्व है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। अब ठीक है, ऊपर जा रहा है। तो P2 से P3 का जो स्लोप है dU बाई dx वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। भाई मैथमेटिक्स आपको पता है क्या बोलती है, अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर कर्व लाइन कहाँ जाए, नीचे जाए, तो स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो P2 से P3 तक जो स्लोप है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उस केस में फोर्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये तो क्या है, पॉजिटिव एक्सिस है, इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि P2 से P3 तक जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब में फोर्स कहाँ वर्क करेगा, टुवार्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, टुवार्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से बच्चों चलता रहेगा। P3 से आपको बाद में क्या मिलेगा, P4 मिलेगा, फिर P4 से बाद में क्या मिलेगा, P5 मिलेगा। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कर्व यही होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। हमें कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। ठीक है, ये ग्राफ क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए हमारे सिलेबस में ये हम यहाँ पे क्या लिखा होता है, कर्व लिखा होता है। अब देखो ये तो हो गया कर्व की बात कि हमारे पास कर्व ऐसा क्यों बना। ठीक है, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की। इस ग्राफ में, इस कर्व में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी डेफिनेशन हमारे एग्जाम में आती है, पूछी जाती है। देखिए पॉइंट नंबर ए, एक तो होता है बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जिसमें हम दो चीज़ें लेंगे, एक तो होता है अनस्टेबल, एक तो क्या होता है अनस्टेबल, और एक क्या होता है स्टेबल। मतलब स्टेबल पॉइंट्स मान लीजिए और एक अनस्टेबल क्या मान लीजिए, पॉइंट्स मान लीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों हमेशा बेसिक फॉर्म में सीखो फिर इसको। ठीक है, हमेशा बेसिक वे में। देखो सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, मैं बैठा हूँ एक जगह, तो मैं स्टेबल हूँ। मैं क्या हूँ, स्टेबल हूँ। भी मेरे में अगर एनर्जी नहीं होगी तो मैं एक जगह पड़ा रहूँगा ना, कोई काम ही नहीं करूँगा। तो सिंपल सी बात ध्यान दो, लिखा हुआ क्या है, स्टेबल पॉइंट्स। तो वे पॉइंट्स जिन पे एनर्जी क्या हो, कम से कम हो, जहाँ पे हम वर्क नहीं करें, एक्सटर्नल वर्क हम नहीं कर पाएँ। कौन कौन से हैं वो देखिए। इस पूरे कर्व में अगर ये वाई एक्सिस किसको शो करती है, एनर्जी को, तो P2 P4 पे एनर्जी का लेवल कैसा है, कम है। तो बस खत्म बात, P2, P4 कैसे बन जाएंगे, स्टेबल पॉइंट्स बन जाएंगे। अब देखिए अब बात करते हैं अनस्टेबल पॉइंट्स की। एकदम बेसिक फॉर्म में सीखते हैं अपन। मान लीजिए अपन ने नाश्ता किया, फिर अपन ने खाना खाया, एनर्जी आ गई साहब। तो आपको पता है केमिस्ट्री क्या बोलती है, हम जब एनर्जी गेन करते हैं तो हम जब उसके बाद वर्क डन करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, वापस रिलीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर जब एनर्जी होती है, हम जब फुल ऑफ एनर्जी होते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। ठीक है, तो देखो तो P1 P3 P5 भी आगे आएगा। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं इनमें जो एनर्जी का जो लेवल है बच्चों वो कैसा है, थोड़ा सा हाई है। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल पॉइंट्स। ठीक है, वहाँ पे हम एक्सटर्नल वर्क कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी होगी कंफर्म। ठीक है, तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है। बुक्स में आपको बहुत लंबी थ्योरी मिलती है, इतनी लंबी थ्योरी मत जाओ, आप बेसिक फॉर्म में सीखो। द पॉइंट्स एट विच एनर्जी इज मिनिमम आर नोन एज स्टेबल पॉइंट्स। ठीक है, फिर द पॉइंट्स एट विच एनर्जी इज मैक्सिमम आर नोन एज अनस्टेबल पॉइंट्स। ओके, तो ये नॉर्मल वे में हमारे पास क्या हो गया, कर्व बन गया। अब देखिए पॉइंट नंबर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पोटेंशियल वेल। ठीक है, इसका एक और नाम होता है बाउंडेड रीजन। देखो बच्चों ध्यान दो, ये इजी टॉपिक क्यों है, ये भी ध्यान दीजिए। भी नाम से आपको पता लग रहा है बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड। जैसे देखो मान लो कि ऑब्जेक्ट P2 पे है बच्चों, किस पे है, P2 पे। तो P2 पे हमने जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मान लो कहाँ जा रहा है वो, P3 पे। भाई P2 अभी मिनिमम लेवल पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, मिनिमम हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी कैसी हो रही है, मैक्सिमम हो रही है।
क्या हो रही है, मैक्सिमम। तो भाई P2 से पार्टिकल की जो एनर्जी वो बढ़ेगी, तो मान लीजिए यहाँ पहुँची या यहाँ पहुँची, आप यहाँ तक मान लीजिए, कहीं मान लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है, ये कर्व बन रहा है पूरा, ठीक है, यहाँ मान लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जब वो पार्टिकल पहुँचेगा तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम बन जाएगी। फिर वो वापस नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, जो पार्टिकल है, आप ऐसा मान सकते हैं इन शॉर्ट, जो पार्टिकल है वो इस रीजन में, इस वाले रीजन में क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेल बोलते हैं। ये पोटेंशियल वेल की साइज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है एनर्जी की वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान देना, इतना छोटा सा पार्ट, या फिर मैं इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये लो, ये जो मैंने बोल्ड जो लाइन को ड्रॉ किया है, यही क्या है, पोटेंशियल वेल है, ठीक है। जो भारतीय हैं वो इसे क्या बोलते हैं, विभव कूप, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं अलग से बनाऊंगा वीडियोस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिक्सअप कहा था, ठीक है, तो बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही थी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, तो मैं इसी को ही नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करूँगा एकदम प्योर हिंदी में, ठीक है, एकदम शुद्ध हिंदी, ओके। तो विभव कूप बोलते हैं, पोटेंशियल वेल इसको हम कहा कहते हैं, ठीक है। तो दो कैसे बोलेंगे, इट इज़ द रीजन विच इज़ बिटवीन P1 एंड P3 पॉइंट, P1 एंड P3 पॉइंट, या फिर इट इज़ द रीजन विच इज़ बिटवीन द पॉइंट A एंड B। इस रीजन के बीच में भी हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों मेन बात आती है टर्निंग पॉइंट्स। बच्चों ये बहुत ही शानदार चीज़ है, अब इसको भी एकदम सीखो आप एकदम इजी वे में। जैसे मान लीजिए आप, ये आपके पास रोड है, आप आगे जा रहे हो, ठीक है, इस रोड में यूटर्न है ऐसे, तो देखो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए कि हम जब यूटर्न लेंगे तो इसी पॉइंट पे थोड़ा सा पहले से हम क्या करते हैं, स्पीड थोड़ी स्लो करते हैं, फिर मोड़ते हैं, फिर हम जब प्रॉपर वे में मुड़ जाते हैं, फिर हम वापस क्या करते हैं, स्पीड इंक्रीज करते हैं। ये ऐसा होता है। मेरे से मान लीजिए इस रोड में यूटर्न आया, तो यूटर्न से जस्ट पहले हम स्पीड थोड़ी सी क्या करते हैं, स्लो करते हैं, और यूटर्न लेने के बाद मतलब इस पॉइंट पे हम वापस स्पीड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो देखिए, तो हम टर्न जो हुए, हम जब मुड़े तो कहाँ से कहाँ तक मुड़े, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जो होते हैं ए और बी बच्चों, इन्हीं क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो भूल मत जाना, ये सिंपल सी थोड़ी है, टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। और आप ऐसा मानते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर, हम जब टर्न होते हैं बच्चों, तो मैंने क्या बोला, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। तो हमारी स्पीड मिनिमम कितनी होती है, 0 होती है, नियर बाय 0, एग्जैक्ट 0 नहीं, नियर बाय 0। हम जब टर्न होते हैं तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। उस कम को हमने एक बार क्या माना, नियर बाय 0 माना थ्योरेटिकली। तो हम क्या बोलते हैं, वो देखिए, द पॉइंट्स एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी लो और ज़ीरो आर नोन एज टर्निंग पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, A, B, ठीक है बच्चों। तो जस्ट इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं जो इस टॉपिक के अंदर जो कवर हमने कर लिए। अब इसमें मेन मुद्दा आता है डेरिवेशन का। किसका, डेरिवेशन का। क्यों आता है, ध्यान दीजिए, 12th क्लास आपने पढ़ी थी, याद कीजिए, ठीक है। और इस बुक के अंदर भी आप पढ़ोगे, ऐसी बात नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमारी जो लास्ट यूनिट है, सॉरी सेकंड लास्ट जो यूनिट है इस बुक की, किसकी, मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स के अंदर जो सेकंड लास्ट यूनिट जो होती है उसमें हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो हमें इस डेरिवेशन में अभी हम जो करेंगे उसमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो होते हैं, जैसे कर्व हैं, ये फॉलो करते हैं, ये शो करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना होता है। तो देखो इसको कैसे समझते हैं, बातों को ध्यान दो दोबारा एक बार। जैसे आपने पढ़ा था स्प्रिंग के लिए 11th क्लास के अंदर, स्प्रिंग के लिए एनर्जी कर्व, अगर आपको याद हो तो जो उसकी यू का जो कर्व था वो कैसा था, ये वाला था। और जो काइनेटिक एनर्जी का जो कर्व था, काइनेटिक एनर्जी का वो कैसा था, ऐसा था, के का, याद आ रहा है कुछ, ये ऐसे जो जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे है ना, यहाँ पे क्या था, एक्स, ठीक है। तो हमें ये कंपेयर करना है कि ये कर्व इससे क्या है, सिमिलर है। देखिए शेप बन रही है, सॉरी इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़े, ये लीजिए, इससे मैच कर रहा है हल्का फुल्का, ठीक है। तो
स्प्रिंग की जो एनर्जी थी बच्चों, स्प्रिंग का जो मोशन था वो कैसा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यही बात प्रूफ करनी पड़ती है कि ऐसे कर्व के अंदर जो मोशन होता है किसका, पार्टिकल्स का, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। उसके लिए बच्चा वो कुछ भी नहीं करना, स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग जो फोर्स था, क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स, उसे बस आप अप्लाई कर दो। क्या कर दो, अप्लाई कर दो। देखो कैसे, आपको पता है u क्या होता, कैसा होता है, 1/2 kx स्क्वायर होता है, और बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स डेफिनेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस का f डेल यू बाय डेल एक्स, या फिर डी यू बाय डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली में हम ले लेते हैं। तो देखिए मेरे पास कितना आएगा, माइनस का f डेल एक्स, मैंने यहाँ पे कितना रखा, हाफ के एक्स का स्क्वायर, तो ये 2 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस का के अपन में ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद में यहाँ पे कितना रहेगा के एक्स। तो आप देखिए मेरे पास कितना आया, एफ इक्वल टू में कितना, माइनस का के एक्स। यही हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम फोर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। कैसे, फोर्स क्या होता है, एम ए, ठीक है, माइनस का के एक्स। आपको पता है एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या, डी टी का स्क्वायर, डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर देखिए क्या बनेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या, डी टी का स्क्वायर इक्वल टू में कितना, माइनस का के बाय एम इंटू में कितना, एक्स। ओके, फिर देखो यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं एक बार तो देखो बच्चों, यहाँ पे भूल मत जाना, नेचुरल जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है स्प्रिंग की, नेचुरल फ्रिक्वेंसी मान लीजिए एक बार, वैसे नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, तो एक सिंबल हमने माना है फिक्स है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर जो कैसा होता है, के बाय एम के इक्वल। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट होता है, मास भी कांस्टेंट, के का नाम ही क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ऑल ओवर रेशियो कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। अब देखिए तो ऐसा मानने से ध्यान दो बच्चों, क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या, डी टी का स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स। अब देखो बच्चों ये आपके पास बन गया, इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इट इज़ ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसे हमें सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, आपके पास यहाँ से 2 रास्ते होते हैं, कितने रास्ते, 2 रास्ते। या तो आप निकालो पहले क्या, वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो आपके पास क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। या फिर आप इसमें टिक लगाइए, इंटू कीजिए डी बाई डी टी को, तो उससे निकाल लीजिए। ठीक है, तो जैसा आप चाहें वैसा आप कसते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर इसी इक्वेशन को मैंने इंटू किया मान लीजिए किससे, डी एक्स बाई डी टी से, बोथ साइड मान लीजिए मैंने इंटू कर दिया। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग डी एक्स बाई डी टी बोथ साइड्स, हम तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी। और देखो बच्चों फिर ये जो लेफ्ट टर्म है, जो एक्सेलरेशन है, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, क्या ध्यान देना एक बार, डी वी बाई डी टी लिखते हैं। आगे देखिए इक्वल टू माइनस का ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई डी टी, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक्स है बच्चों, थोड़ा स्मॉल लेटर में है, अब ठीक है विजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो डी एक्स बाई डी टी होता है बच्चों, ये क्या होता है, वी होता है। यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, डी वी। इस डी टी को बच्चों काट दो आप किससे, इससे कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो कितना आएगा, वी डी वी इक्वल टू में कितना, माइनस का ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितना रहेगा, डी एक्स। तो बस आपको पता है दोनों तरफ एलिमेंट है और वेरिएबल भी है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो कितना आएगा, वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू में माइनस का ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे सी की वैल्यू हमें निकालनी होती है, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। इसके लिए हम काम में लेते हैं कंसेप्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, कंसेप्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। थोड़ी पहले आपको मैंने कहा था कि टर्निंग पॉइंट्स आर द पॉइंट्स एट विच द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नियर बाय जीरो। ठीक है, द टर्निंग पॉइंट्स आर द पॉइंट्स एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नियर बाय जीरो। तो ध्यान दीजिए यहाँ हमें ये मानना पड़ता है कि
एट एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू हमारे पास स्मॉल ए है, स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है, एक वैल्यू होगी, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू ए वेलोसिटी नियर बाय इज ज़ीरो, नियर बाय इज ज़ीरो, ठीक है। इस बाउंड्री कंडीशन को हम अप्लाई कहाँ करते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं। तो कितना आएगा, ये वेलोसिटी ज़ीरो है तो ये टर्म पूरी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मैंने इसका ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय 2 आएगा, ठीक है, प्लस का सी, और आपको पता है नेगेटिव टर्म है, तो मेरे पास इसी डाटा आंसर कितना रहेगा, कांस्टेंट सी इक्वल टू में ओमेगा नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2, ओके। इस वैल्यू को उठा के आप कहाँ रखोगे, बाद में यहाँ पुटअप करोगे, तो आपको पता है ये इक्वेशन एकदम इजी वे में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ऐसा आएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो इसको आप लिखना भी धीरे धीरे वीडियो को पॉज करने के बाद। आगे देखिए, फिर 2 सबसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पता है इनसे कॉमन हम जब लेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर कॉमन बनेगा, और आगे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, वी स्क्वायर। इसका दोनों तरफ आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, कितना आएगा, वी इक्वल टू में ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्स में। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट के अंदर। क्यों करेंगे भाई, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ एक्स ना, इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन किसमें आएगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो बस अभी इसको वीडियो को पॉज करके आप पहले ना इसको आराम से लिखना, यहाँ से यहाँ तक का मामला, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी, हाँ फिलहाल वीडियो को पॉज करके इनको लिखना नोट्स के अंदर, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछते रहा करो। इसी तरीके से मैं आपका हर एक प्रॉब्लम क्लास का जो वीडियो है वो मैं बनाऊँगा, वो शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब देखो, अब इस बात करते हैं इस फॉर्मूले की। इस वी को हम क्या लिखते हैं बच्चों, डी एक्स बाई डी टी। तो कितना आएगा, ओमेगा नॉट ए स्क्वायर माइनस में कितना, एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो ये डी एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो क्या आएगा डी एक्स, अब यहाँ पे कितना रहेगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर रूट, यहाँ पे कितना आएगा, ओमेगा नॉट इंटू में कितना, डी टी, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस टर्म को में अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको पता है आपके पास मैथमेटिक्स है, तो ये ऑल ओवर क्या बनता है हमेशा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में कितना ए, यहाँ कितना बन जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू में कितना टी। साइन इनवर्स है तो वहाँ जाने के बाद क्या बनेगा, साइन ओमेगा नॉट इंटू में कितना टी, ये एक्स बाय ए, तो मेरे पास एक्स कितना रहेगा, ए साइन ओमेगा नॉट टी। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके बच्चों। तो टॉपिक इज ओवर। अगर आप इस इंटीग्रेशन को करते हो लिमिट से, किससे, लिमिट से, तो भूल मत जाना यहाँ पे आगे 5 भी आएगा, एक फेज एंगल भी आता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने लिमिट्स में क्या लिया है। मैंने विदाउट लिमिट्स किया है तो आंसर कैसा आएगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ओके। तो इसी तरीके से बच्चों आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी डाउट क्लासेस, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स का आता है और बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है।